मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 11 विच इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के 15 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारे फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इस चैप्टर का मैंने फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आज इस वीडियो में हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इन 15 क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं पिछले साल खुद 10th क्लास में थी एंड मैंने खुद ये देखा कि चैप्टर के बीच में से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके लिए ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं। ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। तो 15 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि 1 मार्क के होते हैं, फिर 5 क्वेश्चंस हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर 3 हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे एंड देन लास्ट में हम 2 केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बिकॉज ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, दैट्स व्हाई वी विल डू द क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी टाइप। सो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ए ऑप्शन है ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द एटमोस्फियर, बी ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमोस्फियर, सी ऑप्शन है वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट्स स्कैटर्ड मोर देन द लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमोस्फियर, या फिर डी ऑप्शन है लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स इज स्कैटर्ड मोर देन द वायलेट एंड ब्लू कलर लाइट बाय द एटमोस्फियर। तो जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों होता है, हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है स्काई का कलर, आसमान का कलर, उसके पीछे हमें रीजन बताना है। तो हमें पता है कि सनलाइट से जो लाइट आती है, जो सनलाइट होती है वो व्हाइट कलर की होती है एंड व्हाइट कलर के 7 कंपोनेंट्स होते हैं, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं। जो व्हाइट लाइट है वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स से मिलकर बनती है ना, जिसको हम विबग्योर की शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो जब व्हाइट लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो उन लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं। इसे ही बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड व्हाइट लाइट में से, सनलाइट में से जोन सी कलर की लाइट स्कैटर करते हैं पार्टिकल्स, तो वही स्काई का कलर हो जाता है एंड वही हमें स्काई का कलर दिखाई देता है। ठीक है, वो जो लाइट होती है वो हमारे आंखों में जाती है एंड वही कलर हमें स्काई का दिखाई देता है। ठीक है, तो अब देखो, हमें पता है कि व्हाइट लाइट किससे, विबग्योर से मिलकर बनी है। तो विबग्योर, ये जो 7 कंपोनेंट्स हैं, इनमें से सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है? देखो, जो रेड लाइट है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है एंड ये जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये जो लाइट्स है ना, इनकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है एज कंपेयर टू रेड, ऑरेंज एंड दीज येलो लाइट्स। तो ये जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, जो ये वाली लाइट्स हैं, इनकी वेवलेंथ कम होती है, छोटी होती है एंड जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट्स को ही पहले स्कैटर करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जब सन की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो वॉयलेट एंड ब्लू लाइट को ही स्कैटर कर देते हैं बिकॉज इनकी जो वेवलेंथ है वो छोटी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है। इस वजह से फिर ब्लू लाइट स्कैटर होती है एंड ब्लू लाइट ही हमारी आईज में एंटर करती है एंड इसी वजह से हमें स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। इसके पीछे फिनोमेना क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो स्कैटर होती है लाइट बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, उसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं एंड इसी वजह से हमें स्काई का कलर ब्लू दिखता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वॉयलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन द लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। ये जो लाइट्स हैं ये ज्यादा स्कैटर होती हैं और बाकी दूसरी लाइट से, बिकॉज इनकी वेवलेंथ छोटी होती है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बाकी के सारे ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि ब्लू लाइट एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब नहीं होती है, स्कैटर होती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है एंड यहाँ डी ऑप्शन में उल्टा लिख दिया। डी ऑप्शन में क्या लिखा है कि लाइट ऑफ ऑल अदर कलर इज स्कैटर्ड मोर, जबकि ऐसा नहीं है, वॉयलेट एंड ब्लू ज्यादा स्कैटर होते हैं और दूसरे कलर से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है अ पर्सन, एंड फ्रेंड्स ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो कि 2011 एंड 12 में पूछा भी जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। Now let's talk about the second question. ये भी एक previous year question है. The question is a person cannot see distinctly the object kept beyond 2 meter. This defect can be corrected by using a lens of power. तो एक
पर्सन है, एक इंसान है, वो 2 मीटर से दूर रखे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली डिस्टिंक्टली नहीं देख पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पर्सन है वो दूर रखे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा है, ठीक है, बिकॉज एक नॉर्मल ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो इंसान है ये 2 मीटर से आगे देख ही नहीं पा रहा है, मतलब इस इंसान का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से कम होकर 2 मीटर तक आ गया, ठीक है। सो दिस पर्सन इज हैविंग विच डिफेक्ट, इस पर्सन को मायोपिया है। मायोपिया क्या होता है? नियर साइटेडनेस, जब आपको पास के ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिखाई देते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते, दैट इज मायोपिया। तो ये पर्सन मायोपिया, ये इंसान मायोपिया डिफेक्ट से सफर कर रहा है बिकॉज ही इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। तो यहाँ हमसे पूछा है कि जो लेंस, जिस लेंस का यहाँ पे यूज किया जाएगा इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए, उस लेंस की पावर क्या होगी। देखो हमें पता है कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन से टाइप का लेंस यूज किया जाता है? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का यूज किया जाता है मायोपिया डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। एंड हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। तो अब हमें बताना है कि कनकेव लेंस की पावर क्या होगी, उस लेंस की पावर क्या होगी जिसको हम यूज करेंगे इसे करेक्ट करने के लिए। तो हमें पावर फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इन डायोप्टर्स, है ना, ये ऑप्शन हमें डायोप्टर्स में गिवन है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द पावर। तो देखो इस इंसान का फार पॉइंट कितना है? 2 मीटर है, 2 मीटर है, हमें फाइंड आउट करनी है पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1 बाय फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ हो जाएगी हमारी 2 मीटर एंड ये माइनस में होगी। माइनस में क्यों होगी? बिकॉज हमें पता है कि ये जो फोकल लेंथ है ये किसकी है? वी आर कैलकुलेटिंग द पावर ऑफ कनकेव लेंस, एंड कनकेव लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है एंड कन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो जो पावर अभी हम कनकेव लेंस की कैलकुलेट करेंगे वो नेगेटिव में आएगा, तो इसके आगे नेगेटिव का साइन लग जाएगा। सो -1 बाय फोकल लेंथ हो गई 2 मीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो हमें पावर मिल जाएगी। तो -1 बाय 2 कितना होता है? -0.5 होता है। सो -0.5 डायोप्टर इज द पावर ऑफ दैट कनकेव लेंस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, -0.5 डायोप्टर, ठीक है। जब आपको फोकल लेंथ मीटर में गिवन है तभी जो पावर है वो डायोप्टर में आएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है एंड साइन का भी ध्यान रखना है, बिकॉज हो सकता है कि आपने 0.5 तो कैलकुलेट कर दिया लेकिन प्लस आपने टिक कर दिया तो फिर आपका गलत हो जाएगा। पता होना चाहिए कनकेव लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव में होती है, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये हमने पावर फाइंड आउट कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन आई मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड द लेंस बिकम थिनर, कॉन्ट्रैक्ट एंड द लेंस बिकम थिकर, आर रिलैक्स्ड एंड द लेंस बिकम थिकर, या फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड द लेंस बिकम थिनर। तो जो हमारी आई लेंस है, हमें पता है कि हमारी जो आई लेंस है वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है एंड इस वजह से फोकल लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है लेंस की विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स कभी रिलैक्स करती हैं, कभी कंट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इस वजह से जो हमारा आई लेंस होता है उसकी कभी फोकल लेंथ बढ़ती है, कभी फोकल लेंथ कम हो जाती है पास के और दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। तो अब हमसे पूछा है कि हमारी आई लेंस की फोकल लेंथ जब इंक्रीज होती है तो आई मसल्स क्या रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एंड जो हमारी लेंस है वो थिन हो जाता है या थिक हो जाता है। तो इसमें से हमें सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इतना पता होना चाहिए कि जब आप दूर के ऑब्जेक्ट्स, फार लोकेटेड ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हो ना, तो आपकी फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। अब फोकल लेंथ ज़्यादा कब होती है? जब लेंस हमारा पतला हो जाता है। तो लेंस थिन कब होता है? जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स करती हैं। जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स करती है ना, तो जो हमारा आई लेंस है वो पतला हो जाता है। पतला होता है तो फिर फोकल लेंथ बढ़ जाती है। फोकल लेंथ बढ़ जाती है तो फिर हम फार लोकेटेड ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। एंड जब हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है तब क्या होता है? जो हमारी सीलियरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो आई लेंस है वो छोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। थिक हो जाता है तो इस वजह से फोकल लेंथ क्या होती है? कम हो जाती है एंड हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि फोकल लेंथ जब आई लेंस की इंक्रीज होती है, तो फोकल लेंथ कब इंक्रीज होती है? जब हमारी आई मसल्स, जब हमारी जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं एंड जो लेंस है वो पतला हो जाता है, तब हमारी फोकल लेंथ बढ़ती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, आर रिलैक्स्ड एंड द लेंस बिकम थिनर। जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो कब इंक्रीज होती है? जब आई मसल्स रिलैक्स होती हैं एंड जो लेंस है वो पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये आपको पता होना चाहिए कि कब सीलियरी मसल रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड फोकल लेंथ बढ़ती है या कम होती है। दिस यू शुड बी क्लियर बिकॉज इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो ये था थर्ड क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन CBSE बोर्ड 2012।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. जिस इंसान को मायोपिया है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है. इज इट करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन है अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. क्या ये सही है? नो, इट इज नॉट क्लियर, इट इज नॉट करेक्ट. जो हाइपरमेट्रोपिया से जो इंसान सफर कर रहा है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख पाता है, पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता. सो दिस इज रॉन्ग. थर्ड ऑप्शन है अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. जिस इंसान को मायोपिया होता है, मायोपिया से वो सफर कर रहा होता है, तो वो पास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाता है, दूर रखे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता. इसीलिए मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस. सो यही यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा है अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. सो सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ये स्टेटमेंट सही है. डी ऑप्शन क्या है? अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ये रॉन्ग है. यहाँ पर होना चाहिए था अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. हाइपरमेट्रोपिया में दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, इसलिए उसे फार साइटेडनेस बोला जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ठीक है, तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है. तो आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इन दोनों डिफेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इनमें इंसान को कौन से ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते, इसको कैसे करेक्ट किया जाता है. ठीक है, कौन से लेंस का यूज किया जाता है. तो ये आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए. क्या कॉजेज हैं इसके. ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दीज टू डिफेक्ट्स शुड बी 100% क्लियर बिकॉज इनसे तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस चैप्टर में से. ठीक है, आई डिफेक्ट्स में से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन है द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स मेनली बिकॉज. तो हमें पता है कि जब जो प्लेन है वो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड्स मतलब ऊंचे लेवल पर स्काई में फ्लाई करता है, तो जो पैसेंजर्स होते हैं जो प्लेन में होते हैं उनको जो स्काई है वो डार्क दिखाई देता है. ऐसा क्यों? बिकॉज जब हम मतलब धरती पे होते हैं, जब हम ग्राउंड पे होते हैं तो नॉर्मली तो हमें स्काई का कलर ब्लू दिखता है, लेकिन जो हाई एल्टीट्यूड्स पर फ्लाई कर रहे हैं तो उन पैसेंजर्स को स्काई का कलर डार्क दिखता है, ब्लू दिखाई नहीं देता. ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज जो स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, स्कैटरिंग तो हो रही है लाइट की, एटमोस्फेयर है तो लाइट की स्कैटरिंग होती है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड्स में जो स्कैटरिंग होती है लाइट की वो बहुत ही कम होती है, बिल्कुल नामात्र होती है. क्यों? बिकॉज जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है तो जो एटमोस्फेरिक मीडियम है वो रेयर होता जाता है, मतलब एटमोस्फेयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो कम होते जाते हैं, है ना. इस वजह से पार्टिकल्स ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते हाई एल्टीट्यूड्स पे, तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती, इतनी ज्यादा नहीं हो पाती, बिल्कुल ना की बराबर ही होती है. तो इस वजह से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो इनफ नहीं होती है हाई एल्टीट्यूड्स पे से. इस वजह से जो पैसेंजर्स होते हैं उनको स्काई का कलर डार्क दिखाई देता है बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट इनफ इन द हाई एल्टीट्यूड्स. सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट इनफ एट सच हाइट्स. ये ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है. हमें पढ़ते ही पता चल गया कि इतनी हाइट्स पे, हाई एल्टीट्यूड्स पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनफ नहीं होती है. ठीक है, होती तो है, बहुत ही कम होती है बिकॉज पार्टिकल्स तो हाई एल्टीट्यूड्स में भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन काफ़ी कम होते हैं, जिस वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनफ नहीं होती है, जिस वजह से हमें स्काई का कलर ब्लू दिखाई दे. ओके, सो दैट्स व्हाई द स्काई अपीयर्स डार्क at high altitudes. Okay, there is no atmosphere at great heights. No, this is also wrong because atmosphere होता है but it is very rare. Particles are very less at high altitudes. The size of molecule is smaller than the wavelength. नहीं, ये भी सही नहीं है. Then the light gets scattered towards the earth. ऐसा भी नहीं है. ठीक है, so the correct answer is option number A. ओके, सो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. हमने 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए, ये सारे 1-1 मार्क्स के थे. अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे 5, जो कि ये सारे 2-3 मार्क्स के ही होते हैं. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन, राइट द मॉडिफिकेशन इन द कर्वेचर ऑफ द आइलैंड्स व्हिच अनेबल्स अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. तो हमें पावर ऑफ अकोमोडेशन को डिफाइन करना है एंड हमें बताना है कि हमारी आइलैंड्स के कर्वेचर में क्या मॉडिफिकेशन होता है जिससे हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं. ठीक है, सो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ आवर आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ सो दैट वी कैन सी नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ये हमारी आई लेंस की एबिलिटी होती है. हमें पता है कि आई लेंस कभी अपनी फोकल लेंथ को कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, तो उसकी वजह से हम नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं. सो आई लेंस की इसी एबिलिटी को पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं. एंड आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कौन करता है? सिलियरी मसल्स. ठीक है, so power of accommodation of eye, it is the maximum variation in the power of the eye lens for focusing on nearby and distant objects and is about 4 diopters for a young adult with
नॉर्मल विजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो कि ये क्या है, ये मैक्सिमम वेरिएशन होता है ऑफ द पावर ऑफ द आई लेंस, मतलब आई लेंस कितना उसकी पावर है जितना वो फोकस कर सकता है नियर बाय और क्लियरली, नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने के लिए, ठीक है। एंड एक नॉर्मल विजन के यंग अडल्ट की पावर ऑफ अकोमोडेशन कितनी होती है, इट इज अबाउट 4 डायोप्टर्स, ठीक है। सो अब हमें बताना है कि हमारे आई लेंस के कर्वेचर में क्या मॉडिफिकेशन होता है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। सो द सिलियरी मसल्स चेंज द शेप और कर्वेचर ऑफ द आई लेंस सो दैट नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी फोकस्ड। हमें पता है कि सिलियरी मसल्स शेप को चेंज करती हैं आई लेंस के। देन फॉर व्यूइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट so that the curvature of the eye lens increases, due to which the eye lens becomes more round in shape, reducing its focal length। तो क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, इस वजह से जो आई लेंस है वो थिक हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है, एंड जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड इस वजह से हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। सो दिस हैपन्स व्हेन वी हैव टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो लेंस है वो पतला हो जाता है एंड फोकल लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। सो ये आपका इसका आंसर था। सो यू हैव टू राइट लाइक दिस, एंड ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2019 बोर्ड में पूछा जा चुका है। सो द सेकंड क्वेश्चन इज लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो ये एक आई डिफेक्ट है, 2 आई डिफेक्ट के बारे में मेन हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फार साइटेडनेस, जब आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं देते, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। तो हमें 2 कॉजेज बताने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप कोई भी दो कॉजेज लिख सकते हो, दैट इज सफिशिएंट, लेकिन यहाँ पर पहले हमने इसको डिफाइन भी कर दिया। यू कैन राइट इट, इट्स ऑप्शनल, बिकॉज आपको मार्क्स तो इसी के मिलेंगे, जो कॉजेज आप लिखोगे उसी के मार्क्स मिलेंगे। सो hypermetropia, which is also known as farsightedness, is a defect of eye. A person can see distant objects clearly but cannot see nearby objects distinctly. This is due to the light rays from a close by object are focused at behind the retina, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट से जो लाइट की रेज आती है ना, वो रेटिना के पीछे जाकर फोकस होती है, तो रेटिना पर फोकस होनी चाहिए तभी तो हमें इमेज दिखेगी। तो इस वजह से जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली नहीं दिखाई देते उस इंसान को जो हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा है। एंड इसके कॉजेज क्या हैं, द कॉजेज आर इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की फोकल लेंथ में इंक्रीज है, जिस वजह से जो लाइट की रेज है वो रेटिना पर फोकस हो ही नहीं रही है। अब फोकल लेंथ अगर इंक्रीज हो गई है तो लाइट की रेज रेटिना पर फोकस नहीं होंगे, उससे आगे जाकर फोकस होंगी, तो इस वजह से ये कॉज हो सकता है जिस वजह से आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हाइपरमेट्रोपिया में। एंड दूसरा कॉज है डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आई बॉल। अगर आई बॉल का जो लेंथ है वही डिक्रीज हो गई, अब मान लो आई बॉल का एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए था लेकिन उस आई बॉल की लेंथ ही कम है, तो अगर लेंथ कम है तो फिर जो लाइट की रेज है वो तो पहले ही अपने आप ही वो पीछे जाकर मीट करेंगे, बिकॉज आई बॉल का साइज ही कम है, उसकी लेंथ छोटी है ना। अगर आई बॉल का सही साइज होता तो लाइट की रेज रेटिना पर आकर मीट करती एंड हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते, लेकिन आई बॉल का लेंथ ही कम है जिस वजह से जो लाइट की रेज हैं वो रेटिना पर जाकर मीट नहीं कर रही हैं। तो ये 2 कॉजेज हैं हाइपरमेट्रोपिया के। ओके, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस। अब मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू स्टार्स अपीयर हायर देन दे एक्चुअली आर। जो स्टार्स होते हैं, जो रात को हम तारे देखते हैं, तो उनकी जो पोजीशन होती है वो उनकी असली पोजीशन नहीं होती है, एक्चुअल पोजीशन नहीं होती है। जो स्टार्स होते हैं ना वो हमें उनकी एक्चुअल पोजीशन से थोड़े हायर मतलब ऊंचे दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो इसके पीछे रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है स्टार की लाइट का, इसी वजह से हमें जो स्टार्स हैं वो एक्चुअल पोजीशन से हायर दिखाई देते हैं। कैसे, देखो, stars appear higher than they actually are due to the phenomenon of atmospheric refraction. When the starlight enters the Earth's atmosphere, it undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. As the refractive index of the Earth atmosphere changes continuously, the atmosphere bends starlight towards the normal, due to which the apparent position of the star is slightly different from its actual position. तो होता क्या है, जब स्टार की लाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो हमें पता है कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं, तो जो स्टार की लाइट है उसका कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन होता जाता है ना, बिकॉज हमारी जो एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं, एंड वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। तो स्टार लाइट का जो कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन होता है, एंड इस वजह से जो स्टार की लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, एंड हमें स्टार हायर दिखाई देता है देन इट्स
एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कमेंट्स की जगह फ्रॉम इट्स आएगा, पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो ये इसके पीछे रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऐसे आप इसको डिफाइन करके लिखोगे, ठीक है। Now let's talk about the fourth question. Fourth question है draw ray diagrams each showing myopic eye, hypermetropic eye. तो हमें myopic eye and hypermetropic eye इन दोनों के हमें ray diagrams बनाने हैं, ठीक है। सो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि CBSE बोर्ड 2020, 2017, 2015, 2014 एंड 2011 में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन काफी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम से पूछा जा चुका है। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें क्या करना है, हमें मायोपिक आई की हमें रे डायग्राम बनाना है एंड ऐसे ही हमें हाइपरमेट्रोपिक आई का भी रे डायग्राम बनाना है कि जो इंसान मायोपिया से या फिर हाइपरमेट्रोपिया से सफर करता है तो उसमें आई की क्या कंडीशन होती है, लाइट रेज कहाँ पर जाके मीट करती हैं, तो वो रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं मायोपिक आई। मायोपिक आई क्या होता है, नियर साइटेडनेस, आपको पास के ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते। सो दिस इज द कंडीशन इन अ मायोपिक आई। देखो ये आई है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। मायोपिक आई में क्या होता है, दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते हैं। तो मान लो यहाँ पर कोई दूर रखा है, कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो काफी डिस्टेंस पे रखा है, तो अब जब वो ऑब्जेक्ट दूर लोकेटेड होता है तो उससे कैसी लाइट की रेज आएंगी, पैरेलल लाइट की रेज आएंगी। तो ये जो पैरेलल लाइट की रेज आती है ना, तो लेंस उनको पहले ही कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। जो लेंस है उनको पहले ही कन्वर्ज कर देता है, जबकि ये कन्वर्ज कहाँ पर होनी चाहिए, रेटिना पर कन्वर्ज होनी चाहिए, तभी तो हमें इस दूर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। लेकिन मायोपिया में ऐसा नहीं होता है, जो लाइट की रेज है वो पहले ही कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। इसके पीछे काफी रीजन है, जैसे हो सकता है कि आई बॉल का साइज बड़ा हो, है ना, या फिर आई लेंस जो लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो, जिस वजह से जो लाइट की रेज है वो पहले ही कन्वर्ज हो जाती है। तो फिर मायोपिक आई को ठीक करने के लिए कनकेव लेंस का यूज किया जाता है, बिकॉज कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। जब यहाँ पर कनकेव लेंस लगा देते हैं तो वो रेज को, इन पैरेलल लाइट की रेज को डाइवर्ज कर देता है। फिर जब डाइवर्ज रेज आती है ना इस लेंस के पास, तो फिर वो जाके रेटिना पर कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। फिर हमें दूर रखे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। मायोपिक आई में ऐसा होता है। अब हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है कि आपको पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते, दूर रखे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस। तो मान लो ये होती है हाइपरमेट्रोपिक आई। ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, मान लो यहाँ पर पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा है। अब उस पास रखे ऑब्जेक्ट से कैसी लाइट की रेज आएंगी, ऐसे डाइवर्जेंट लाइट की रेज आएंगी, ऐसी रेज आएंगी। तो ये जो लेंस है ना, ये इन लाइट की रेज को रेटिना के पीछे जाके कन्वर्ट करता है। ये जबकि ये जो लाइट की रेज है ये रेटिना पर कन्वर्ज होनी चाहिए, लेकिन ये जो लेंस है ये इनको रेटिना पर कन्वर्ज कर ही नहीं पाता, एंड जो लाइट की रेज है ये पीछे जाके कन्वर्ज होती है। इसीलिए हमें पास रखे ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते जब वो हाइपरमेट्रोपिक आई में। तो हाइपरमेट्रोपिक आई में ऐसा होता है कि जो लेंस है वो इन रेज को कन्वर्ज ही नहीं कर पाता। तो इसके पीछे रीजंस हैं कि मान लो जो आई बॉल है उसी का साइज छोटा है, आई बॉल का साइज इतना होना चाहिए था लेकिन साइज छोटा है, जिस वजह से रेटिना पर कन्वर्ज नहीं हो रही, या फिर लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम है, इस वजह से जो लेंस है वो कन्वर्ज कर ही नहीं पा रहा। ओके, सो देयर आर मेनी कॉजेज बिहाइंड इट। ओके, तो ये है दोनों आई कंडीशंस की रे डायग्राम्स हमने ड्रॉ कर दिया। एंड हाइपरमेट्रोपिक आई को करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। तो कन्वेक्स लेंस जब लगाते हैं तो फिर ये जो रेज हैं ये रेटिना पर कन्वर्ज हो जाती हैं। ओके, तो ये हमने रे डायग्राम्स ड्रॉ कर दिए। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ आर वी एबल टू सी नियर बाय एंड ऑल्सो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। हमें पता है कि हम पास रखे दूर रखे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन, हमारी आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कभी बढ़ती है कभी घटती है, जिस वजह से हम पास रखे दूर रखे सभी ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। सो द रीजन इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। सो वी आर एबल टू सी नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बाय अल्टरिंग द फोकल लेंथ ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस यूजिंग इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। जो हमारी क्रिस्टलाइन लेंस है उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है, इसे ही पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। सो द लेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल हुज कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड बाय द सिलियरी मसल। जो हमारा लेंस होता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस से बना होता है जिसके कर्वेचर को चेंज किया जा सकता है एंड फोकल लेंथ बढ़ या फिर घट सकती है सिलियरी मसल्स के द्वारा, है ना। सिलियरी मसल्स कंट्रोल करती हैं आई लेंस के साइज को। Then the change in the curvature of the eye lens can thus change its focal length। अब कर्वेचर चेंज होगा तो फोकल लेंथ भी चेंज होगी, कभी फोकल लेंथ बढ़ेगी कभी घटेगी, ठीक है। When the muscles are relaxed, the lens becomes thin and its focal length increases. This enables us to see distant objects clearly। जब सिलेरी मसल रिलैक्स होती हैं तो लेंस पतला हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है एंड हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं, ठीक है।
When objects are closer to the eye, the ciliary muscles contract, which increases the curvature of the eye lens. The eye lens then becomes thicker. Consequently, the focal length of the eye decreases. This enables us to see nearby objects clearly. And जब पास रखे ऑब्जेक्ट्स को हमें देखना होता है तो ciliary muscles contract करती हैं, तो इससे जो लेंस है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, एंड फिर हम पास रखे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। ओके, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। और ये जो एबिलिटी है आई लेंस की अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, इसे ही बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो सिंपल सा आंसर है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, यू कैन नोट इट इफ यू वांट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर लिया हमने, अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे, 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एंड ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 या फिर 5 मार्क्स के होते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। तो हमें क्या करना है, हमें आई के इन पार्ट्स का फंक्शन बताना है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2 पार्ट हैं, ए पार्ट एंड फिर आगे ये बी पार्ट है, तो दोनों को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो ए पार्ट में हमें आई के इन पार्ट्स के फंक्शन बताने। ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट इज कॉर्निया, देन आइरिस, क्रिस्टलाइन लेंस, सिलेरी मसल्स, रेटिना, इन सभी के फंक्शंस हमें बताने। तो सबसे पहले है कॉर्निया। इट इज अ थिन मेम्ब्रेन ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। तो कॉर्निया क्या होती है, हमारे आई बॉल की जो सबसे आगे वाली पतली सी थिन मेम्ब्रेन होती है ना, उसे कॉर्निया बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आपकी आई है, तो जो सबसे आगे जो शाइनी आपको सरफेस से दिखाई दे रही है ना, पतली सी मेम्ब्रेन, उसे कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, एंड ये आई बॉल को प्रोटेक्ट करती है ताकि हमारी आई के अंदर डस्ट वगैरह एंड दूसरे पार्टिकल्स ना एंटर करें। ठीक है, सो इट इज अ थिन मेम्ब्रेन ऑन फ्रंट ऑफ द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। ठीक है, देन दूसरा है आइरिस। आइरिस का क्या फंक्शन है, आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर असेंबली विच लाइज बिहाइंड द कॉर्निया एंड कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो ये आइरिस क्या है, ये एक डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम होता है, मतलब एक टाइप से मसल होती है जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। ठीक है, एंड कॉर्निया के पीछे लाई करता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे आंख के बीच में एक पुतली होती है, एक ब्लैक कलर का होल होता है, दैट इज प्यूपिल। अब प्यूपिल के चारों तरफ जो ब्लैक कलर का वो सर्कल है ना, वो आइरिस है। जो हमारी आई का जो कलर्ड पार्ट होता है उसको आइरिस बोलते हैं। जैसे किसी की आईज ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है, ग्रीन होती है, तो ये जो कलर्ड पोर्शन होता है ना, वही आइरिस होता है। एंड ये हमारे प्यूपिल के साइज को, मतलब पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। जब ज़्यादा लाइट होती है तो जो आइरिस है वो क्या करता है, प्यूपिल को ऐसे मतलब श्रिंक कर देता है, जिस वजह से ज़्यादा लाइट एंटर नहीं करती है। एंड जब लाइट कम होती है तो ऐसे प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं ताकि ज़्यादा लाइट एंटर करें एंड हम क्लियरली ऑब्जेक्ट्स को देख पाएँ। तो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है ये आइरिस। ठीक है, देन क्रिस्टलाइन लेंस। तो लेंस तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, लेंस के बारे में इतनी हमने बात कर ली है। क्रिस्टलाइन लेंस इट प्रोवाइड्स द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स लाइंग एट डिफरेंट डिस्टेंस एंड द रेटिना ऑफ द आई। तो ये फोकल लेंथ, जो आई लेंस की फोकल लेंथ होती है, ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, जिस वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। जैसे कैमरा होता है तो कैमरे में भी फोकस होता है ना, जैसे जिस पर आप फोकस करोगे तो फिर वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है। ऐसे ही है हमारी आई में ये लेंस होता है जो कि फोकल लेंथ की फाइनर एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है, जिस वजह से ऑब्जेक्ट्स पर फोकस किया जाता है एंड हम उसको क्लियरली देख पाते हैं। रेटिना पर फोकस होती है लाइट की रेज एंड देन हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है, देन सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, लेंस के फोकल लेंथ को, उसके साइज को कंट्रोल करती हैं, उसके कर्वेचर को कंट्रोल करती हैं। सो दीज आर द मसल्स दैट चेंज द शेप और कर्वेचर ऑफ द आई लेंस सो दैट नियर बाय एज वेल एज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी फोकस्ड। ठीक है, फिर रेटिना। तो रेटिना क्या है, ये एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जिस पर जाके लाइट की रेज मीट करती हैं, तब जाके हमें इमेज दिखाई देती है। सो इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स एंड इस मेम्ब्रेन में काफ़ी लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जैसे कि रॉड्स एंड कॉन्स। ठीक है, विच जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स व्हेन इल्यूमिनेटेड। एंड फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं जैसे ये लाइट के सेल्स इल्यूमिनेट होते हैं। ठीक है, तो जब रेटिना पर जाके लाइट की रेज मीट करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, तभी सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व से ब्रेन के पास जाते हैं एंड हम इमेजेस देख पाते हैं ऑब्जेक्ट की। ठीक है, सो दैट इज रेटिना। तो ये सारे फंक्शंस के, सारे पार्ट्स के हमने फंक्शंस लिख दिए। अब बी पार्ट है, A person is unable to see distinctly objects closer than 1 meter. Name the defect of vision he is suffering from. तो एक पर्सन है वो 1 मीटर से पास रखे किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता क्लियरली। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल आई का नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अगर हमारी आई से कोई 25 सेंटीमीटर दूर भी कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो हम उसको क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन ये जो इंसान है ये 1 मीटर से पास अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको देख ही नहीं पा रहा है। तो इसका जो नियर पॉइंट है वो पीछे हो गया, नियर पॉइंट इसका दूर चला गया, 25 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर से 1 मीटर चला गया, तो इसको कौन सा डिफेक्ट है? सो द डिफेक्ट ही इज सफरिंग फ्रॉम इज हाइपरमेट्रोपिया। ये इंसान हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा है बिकॉज इसको पास रखे ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, 1 मीटर से पास रखा इसको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, सो ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, एज द पर्सन इज अनेबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट्स क्लोजर देन 1 मीटर विच इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ही हो गया ये, बिकॉज 25 सेंटीमीटर होता है एक नॉर्मल इंसान का नियर पॉइंट। ठीक है, एक नॉर्मल विजन वाले इंसान का नियर पॉइंट, दैट इज 25 सेंटीमीटर, लेकिन 25 सेंटीमीटर से ये ज़्यादा हो गया 1 मीटर। सो द नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। ये इंसान हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे सिचुएशन दे देंगे कि ये इंसान इन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता, इन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता, क्या डिफेक्ट है, उसको कैसे करेक्ट करें। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो डिफेक्ट्स आपको पूरे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन में भी ये 2 पार्ट्स हैं, इनको 1 बाय 1 आंसर करेंगे। सो अ पर्सन इज अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली प्लेस्ड विद इन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आईज। तो यहाँ पर भी आपको एक सिचुएशन दे दी कि एक इंसान 50 सेंटीमीटर से पास अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको नहीं देख पा रहा है। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, इस इंसान को भी क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ये इंसान 50 सेंटीमीटर से पास रखे किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा। सो ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया बिकॉज ये पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा है। ओके, so name the defect of vision the person is suffering from and list its 2 possible causes. So the person is suffering from hypermetropia or long sightedness or far sightedness. ठीक है, as the person is not able to see objects clearly when placed within 50 centimeter of his eyes. अब इसके causes क्या है? 2 causes हैं, या तो large focal length of the eye lens की focal length ही ज़्यादा है जिस वजह से जो लाइट की रेज है वो रेटिना के पीछे जाके कन्वर्ज हो रही हैं। दूसरा कॉज है शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल, जो आई बॉल का साइज है वही कम हो गया जिस वजह से लाइट की रेज रेटिना पर फोकस नहीं हो रही। तो ये 2 कॉजेज हैं हाइपरमेट्रोपिया के। ठीक है, अब ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट क्या है? मेंशन द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड बाय हिम फॉर द करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट एंड कैलकुलेट्स इट्स पावर, एज्यूम दैट द नियर पॉइंट फॉर द नॉर्मल इट इज 25 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि इसको करेक्ट करने के लिए कौन सी टाइप का लेंस यूज करेंगे एंड उसकी हमें पावर भी कैलकुलेट करनी है, एंड नियर पॉइंट हमें एज्यूम करना है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें पता है कि हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन से टाइप का लेंस यूज किया जाता है, कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। तो हमें उसकी पावर फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर हम लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो, हमें पता है कि वो जो इंसान है वो 50 सेंटीमीटर से पास किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, तो v इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? -50 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? u की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी नियर पॉइंट। नियर पॉइंट कितना हमने एज्यूम किया? 25 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू हो जाएगी -25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, बिकॉज फोकल लेंथ मिलेगी तभी तो हम पावर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो दिस विल बी 1/v, v है -50। ठीक है, देन -1/u, 1/u, u कितना है? -25 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस कितना होता है? प्लस होता है, तो ये हो जाएगा +1/25। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे हम। 50 और 25 का एलसीएम कितना होता है? इट इज 50, तो एलसीएम आ गया 50। ठीक है, तो 50 1 ज़ा 50, ये हो जाएगा -1 एंड 25 की टेबल में 2 ज़ा पे आता है, सो 1 2 ज़ा 2 होते हैं। सो दिस विल बी -1 + 2 कितना होता है? 1 होता है, तो 1/50 आ गया। तो 1/f की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/50, लेकिन हमें f की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 सेंटीमीटर। ठीक है, f की वैल्यू, फोकल लेंथ हमारे पास आ गई 50 सेंटीमीटर। अब हमें पावर कैलकुलेट करनी, पावर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड हमें पावर मिल जाएगी कन्वेक्स लेंस की। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट द पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ। ठीक है, अब 1/फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमने कितनी निकाली? 50 सेंटीमीटर, लेकिन हमें पता है कि अगर हमें पावर डायोप्टर में कैलकुलेट करनी है तो जो फोकल लेंथ है वो मीटर में होनी चाहिए। तो 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर। सो दिस विल बी 0.5। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 0 लग जाएगा, सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो पावर हमारे पास आ गई 2.0 डायोप्टर। ठीक है, कितनी आ गई हमारे पास पावर? 2.0 डायोप्टर। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे एंड उसकी पावर कितनी होगी? +0.2 डायोप्टर, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव में ही होती है। सो द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड बाय हिम फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट इज कन्वेक्स लेंस। द पावर इज +2.0 डायोप्टर एंड द लेंस इज कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये हमने इसको सॉल्व करके भी दिखा दिया। ओके, सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन।
इसके दो पार्ट्स थे, दोनों के हमने ऐसे आंसर लिखे। इसमें आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाना है बिकॉज तभी आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे कि आपने वो पावर कैसे कैलकुलेट करी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी। सो ए इज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन इसैक न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू द आइडिया दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो हमें बताना है, डायग्राम की हेल्प से शो करना है कि कैसे इसैक न्यूटन का जो एक्सपेरिमेंट था जिससे ये आइडिया आया, ये आइडिया बना कि जो सनलाइट है वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर से मिलकर बनी है। ठीक है, सो इसाक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। हमें पता है कि वो पहले थे जिन्होंने स्पेक्ट्रम उन्होंने ग्लास प्रिज्म का यूज किया वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, ही ट्राइड टू स्प्लिट वेरियस कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म, ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स, दस ही प्रूव्ड दैट सनलाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स। तो फिर जो वो स्पेक्ट्रम उन्हें मिला तो उन लाइट्स को भी, उन पर्टिकुलर लाइट्स को भी उन्होंने स्प्लिट करने की कोशिश करी ग्लास प्रिज्म का यूज करके, लेकिन फिर वो स्प्लिट नहीं हुई। तो इससे ये कंक्लूजन डिराइव हुआ कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर से मिलकर बनी है, जो कि स्पेक्ट्रम हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, ये व्हाइट लाइट है, जब ये ग्लास प्रिज्म में से पास करती है तो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? इसाक न्यूटन ने। ओके, तो ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, लिस्ट 2 नेचुरल फिनोमिनन बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बात भी कर चुके हैं। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर लेयर्स हैविंग वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। 2 नेचुरल फिनोमिना आर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब एटमॉस्फेयर की लेयर्स की वजह से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है उसे बोला जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमें पता है कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स होती हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं, वेरी करते हैं, तो इस वजह से लाइट का बार बार रिफ्रैक्शन होता है, तो इसे ही बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एंड 2 नेचुरल फिनोमिना जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, एंड जो एडवांस सनराइज है, हमें पता है कि एक्चुअल सनराइज से पहले हो जाता है सनराइज अर्थ पे, तो ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से है। एंड डिलेड सनसेट, जो सनसेट हो जाता है ना, उसके काफ़ी टाइम, मतलब कुछ मिनट्स बाद में सनसेट होता है, तो सनसेट डिले हो जाता है, तो ये भी होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ओके, सो ये था हमारा बी पार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस बेस्ड क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, अब हम केस बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। सो द फर्स्ट, इसमें क्या होता है, हमें केस गिवन होता है, फिर उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 और 4 मार्क्स का ये होता है। So let's see the first case. So Ankit remarked that he has seen through a prism a stream of hot air rising above tandoor or a fire. He said that the air just above the fire becomes hotter than the air further higher up. He further said that this wavering can also be seen in the Earth's atmosphere, as the Earth's atmosphere is not evenly distributed and several observations can be explained on the basis of this phenomena. तो यहाँ पर इस केस में किसकी बात हो रही है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। अंकित ने देखा कि जब एक फायर को हम बर्न करते हैं तो उसके ऊपर वाली जो हवा होती है वो गर्म होती है, एंड देन उससे ऊपर वाली जो हवा होती है वो ठंडी होती है एज कंपेरिजन टू द एयर विच इज प्रेजेंट जस्ट अबव द फायर। एंड ऐसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स प्रेजेंट है ना, उनका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, उनमें भी डेंसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है ये आपस में रिलेटेड है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात की जा रही है। सो ए क्वेश्चन, अब इस केस से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फिनोमिना अबाउट विच अंकित रिमार्क्ड। सो किस फिनोमिना की बात हो रही है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द फिनोमिनन इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बी क्वेश्चन है नेम 2 ऑब्जर्वेशन विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द होल फिनोमिना। तो 2 ऐसे हमें ऑब्जर्वेशंस बतानी है जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फिनोमिना पर बेस्ड हैं। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फिनोमिना पर ही बेस्ड हैं। ठीक है, सी क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल टाइम डिफरेंस ऑन ड्यूरेशन ऑफ डे ऑन अर्थ।
तो हमें पता है कि जो सनराइज है वो पहले हो जाता है एंड जो सनसेट है वो डिले हो जाता है। तो एडवांस सनराइज होता है, डिलेड सनसेट होता है। तो इस वजह से टोटल टाइम डिफरेंस क्या आता है अर्थ पे फॉर द ड्यूरेशन ऑफ डे, डे की ड्यूरेशन में क्या टोटल टाइम डिफरेंस आता है अर्थ पर एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट की वजह से। सो देखो द टोटल टाइम डिफरेंस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ डे ऑन अर्थ इज 4 मिनट्स। टोटल 4 मिनट्स का टाइम डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि 2 मिनट्स हो जाते हैं ड्यू टू एडवांस सनराइज एंड 2 मिनट्स हो जाते हैं डिलेड सनसेट की वजह से। 2 मिनट पहले ही सनराइज हो जाता है एंड 2 मिनट लेट तक 2 मिनट बाद सनसेट होता है, डिले हो जाता है सनसेट। तो 2 मिनट को ऐड करके 4 मिनट्स का टोटल टाइम डिफरेंस आता है डे की ड्यूरेशन में ऑन अर्थ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डोंट प्लैनेट्स ट्विंकल। हम जानते हैं कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं, तो प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? व्हाई डोंट प्लैनेट्स ट्विंकल? तो इसके पीछे रीजन क्या है? प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सटेंडेड सोर्स और अ कलेक्शन ऑफ सेवरल पॉइंट सोर्सेज। देखो स्टार्स तो बहुत दूर लोकेटेड होते हैं, वो एक पॉइंट सोर्स होते हैं जिनसे लाइट आती है, लेकिन जो प्लैनेट होते हैं वो कलेक्शन होते हैं इन पॉइंट सोर्स का एंड ये स्टार्स के कंपैरिजन में नजदीक लोकेटेड होते हैं हमारी अर्थ के। ठीक है, that the total variation in intensity of light entering our eyes from each of these point sources average out to 0 and जो planet से जो light आती है ना उसकी intensity of light में जो variation है वो मतलब 0 के बराबर होती है, एवरेज होके 0 हो जाती है। तो इस वजह से जो ट्विंकलिंग का इफेक्ट है ये हमें दिखाई ही नहीं देता प्लैनेट्स का। सो देयर बाय नलिफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट, इसीलिए जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल करते ही नहीं है। ओके, तो ये इसके पीछे रीजन है। यू विल राइट दिस लाइक दैट। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन जिसमें हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया, उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो द लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ आर टोटल complete 15 questions. So the case is Rahman is a keen observer and loved the spectacular colors in a rainbow. He also observed that same pattern when he allowed sunlight to pass through a glass prism. He guessed that it is due to the inclined refracting surfaces of a glass prism which is responsible for showing such exciting phenomenon. Whereas no such phenomenon was observed when light passes through a glass slab. तो यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर रेनबो फॉर्मेशन की बात हो रही है कि जब रहमान ने क्या किया, लाइट को पास किया एक प्रिज्म से, तो जो व्हाइट लाइट है वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो गई। लेकिन जब उसने ग्लास स्लैब में से लाइट को पास किया तब वो जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट नहीं हुई। तो यहाँ पर इसी फिनोमिनन से रिलेटेड बात की जा रही है, रेनबो एंड देन द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इन 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ओके, तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फिनोमिनन व्हिच कुड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो की जो फॉर्मेशन होती है वो किस फिनोमिनन पर बेस्ड होती है? सो वी हैव टू नेम द फिनोमिनन। सो द फिनोमिनन which would explain the formation of rainbow is dispersion और splitting of light into its component color. तो जो रेनबो है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से बनता है। जब रेन ड्रॉप्स में सनलाइट एंटर करती है तो वो एक ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं एंड जो व्हाइट लाइट है, जो सनलाइट है, वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिस वजह से हमें रेनबो दिखाई देता है। सो रेनबो इज बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ डिस्पर्जन, या फिर आप बोल सकते हो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कॉम्पोनेंट कलर्स। ठीक है, बी पार्ट है व्हाट इज द बैंड ऑफ कलर नोन एज। अब जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं तो उसके बैंड को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज दैट नोन एज? द बैंड ऑफ कलर्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, जो बैंड होता है वो पूरा, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, सी पार्ट है व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैंड ऑफ कलर्स। अब ये बैंड ऑफ कलर्स क्यों बनते हैं, इसकी फॉर्मेशन के पीछे क्या रीजन है? सो द कॉज फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इज दैट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म। तो ये इसलिए बनते हैं क्योंकि हर एक लाइट अलग एंगल से बेंड करती है जब वो ग्लास प्रिज्म में पास करती है। ठीक है, हर एक लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो अलग होती है, तो वो अलग अलग एंगल से बेंड करते हैं जब वो ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं। ठीक है, सो द रीजन इज कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इज दैट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स जब वो प्रिज्म में से पास करते हैं। ओके, so this is the reason. Then D part है why don't we observe similar band of color when light passes through a glass slab. अब
अभी हमने देखा कि जब ग्लास प्रिज्म में से हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो फिर वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, लेकिन ग्लास स्लैब में ऐसा क्यों नहीं होता? जब ग्लास स्लैब से हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट नहीं होती। व्हाई सो? व्हाट इज द रीजन? वी डोंट ऑब्जर्व स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉम्पोनेंट कलर व्हेन लाइट passes through a glass slab because the refracting surfaces in a glass slab are parallel to each other whereas they are inclined at an angle in a glass prism। क्योंकि ग्लास स्लैब की जो सर्फेसेस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इस वजह से जो लाइट है वो स्प्लिट नहीं हो पाती अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। जबकि प्रिज्म में क्या होता है कि दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस होती हैं वो बेंड होती हैं एक एंगल पर, एक एंगल से वो बेंड होती हैं एक दूसरे की तरफ, तो इस वजह से जो लाइट है उसकी स्प्लिटिंग होती है। जबकि अगर आप एक प्रिज्म के साथ एक उल्टा प्रिज्म रख दोगे एंड उन्हें ज्वाइन कर दोगे तो एक ग्लास स्लैब ही बनेगा, एंड जब आप उसमें से दोनों में से लाइट को पास करोगे तो फिर एंड में वाइट लाइट ही निकलेगी। तो इसीलिए ग्लास स्लैब से जो वाइट लाइट है जब उससे को हम पास करते हैं तो वो स्प्लिट नहीं होती अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। ठीक है, दिस इज द रीजन। ओके, तो ये हमने इसका ऐसे आंसर लिख दिया। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर ऑल द 15 क्वेश्चंस। हमने सारे 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आई होप यू फाउंड these questions helpful. If you found this video helpful, then share it with your friends. That's all for this video. Thank you so much.